आज का टॉपिक मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है आपके साथ डिस्कशन करने के लिए वो है पॉलीसाइथीमिया। यानी कि खून में जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। पहले तो बोलते हैं ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, लेकिन खून एक किस्म का हनी टाइप बन सकता है। नॉर्मली इसको आसानी से रगों में फ्लो करना चाहिए, लेकिन जब इसमें आरबीसीज़ ज़्यादा बनते हैं तो या बाकी कुछ सेल ज़्यादा बन सकते हैं, तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है। आपको मैं ये फोटोग्राफ में पहले ये एक दिखाऊंगा कि कंपोजिशन जो है होल ब्लड की वो क्या होती है। आप देखेंगे प्लाज्मा तकरीबन हमारे जिस्म में 55% होता है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स तकरीबन 4% होते हैं और रेड ब्लड सेल्स तकरीबन 41% तकरीबन होते हैं। ये रेंज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए जो हेमाटोक्रेट होता है उसमें प्लाज्मा 55 to 60% होता है। वाइट ब्लड अब देखिए जो हेमाटोक्रिट होता है प्लाज्मा 55 to 60% होता है, यानी कि जो येलो पोर्शन होता है। वाइट ब्लड सेल्स तकरीबन 1% होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स 40 to 45% होते हैं। मैं इस फोटोग्राफ के थ्रू और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए आप कि प्लाज्मा में जो होता है वाटर होता है, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं। बफी कोट में वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। हेमाटोक्रिट में तकरीबन आरबीसीज होते हैं। नॉर्मल जो ब्लड में हेमाटोक्रिट होता है, आप देखिए फीमेल्स में 37 to 48% मान लीजिए, मेल्स में 47% to 51% हेमाटोक्रिट होना चाहिए। अनीमिया में क्या होता है, हेमाटोक्रिट कम हो जाता है, आरबीसीज देखिए जैसे कम हो जाएंगे। वैसे ही आप पॉलीसाइथेमिया में देखेंगे जो येलो पोर्शन है यानी प्लाज्मा जो है वो कम हो गया है, लेकिन सेल्स जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको हेमाटोक्रिट बोला जाता है। तो एलिवेटेड हेमाटोक्रिट में पॉलीसाइथेमिया होता है। आल्दो पॉलीसाइथेमिया एक लॉन्ग टॉपिक है, ये बिल्कुल एक क्रक्स जैसा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी छोटा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं और ब्लड थिक हो जाता है और रिस्क ऑफ ब्लड को क्लॉट्स होने के चांसेस हैं, रगों में अंदर ब्लॉक आ सकता है, स्ट्रोक्स एंड हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। आपको मैं और आगे बताने की कोशिश करूंगा। पॉलीसाइथेमिया के दो टाइप्स होते हैं, पॉलीसाइथेमिया रूब्रा विरा या प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है कि ये एक बोन मैरो डिसऑर्डर होता है। इट इज कॉज्ड बाय जैक2 जीन म्यूटेशन। जो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है उसमें क्या होता है, लो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं। आप देखिए हाई अल्टीट्यूड पे सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है, स्मोकर्स में सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है, और बहुत सारी कंडीशंस हैं जो बियॉन्ड दिस डिस्कशन है, जो आप पैनिक हो जाओगे अगर आप इसकी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करनी है। इतना गहराई में जाने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। पॉलीसाइथेमिया का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, यानी कि इसमें हाई आरबीसीज है, हेमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट होता है, जैक2 जीन म्यूटेशंस टेस्ट करना पड़ता है, एरिथ्रोपोइटिन लेवल करने पड़ते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन उसमें स्प्लीन वगैरह देखी जाती है, एक्सरे चेस्ट कहीं देखा जाता है, हार्ट की तरफ से कुछ रिलेटेड चीज़ें तो नहीं है, कन्जेनिटल हार्ट डिजीज वगैरह तो नहीं है। ब्रीफ करते हुए मैं आपको बताऊंगा जो नॉर्मल हेमाटोक्रिट होता है मेल्स में तकरीबन 48 to 51% होता है और एडल्ट फीमेल्स में 36 to 48% होता है। मगर ये रेंज वेरी कर सकती है लेबॉर्टरी टू लेबॉर्टरी। मगर मेल्स में हायर हेमाटोक्रिट होता है क्योंकि उनमें हाई मसल मास होता है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक ब्रीफ करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन्स जो हैं वो मेल्स में हायर होती हैं, टिपिकली तकरीबन 14 से 17 ग्राम्स पर डेसीलीटर, और एडल्ट फीमेल्स में 12 से 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर होते हैं। ये बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है ये रिफ्लेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में होते हैं और एस्ट्रोजन जो होते हैं फीमेल्स में, और ये एट्रीब्यूट करता है हार्मोन का जो इफेक्ट है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर। कट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ए हेल्दी ब्लड डोनर इज 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। सिम्टम्स जो है पॉलीसाइथेमिया के क्या हो सकते हैं, डिपेंड करता है, हेमाटोक्रिट जितना ज़्यादा होगा इतने सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस है, इची सिकन यानी कि खुजली आती है, उसको हम एक्वाजेनिक परपुरा बोलते हैं। ऐसे ही रेड फ्लैशेड फेस वगैरह होता है, थकावट हो जाना, इजी फैटिगेबिलिटी है,
ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस पॉलीसाइथेमिया के जो है, खून की रगों में जैसे स्लगिश फ्लो हो रहा है ब्लड का, वहाँ ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, स्टेसिस हो सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहीं चेस्ट पेन भी हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं और स्ट्रोक्स वगैरह हो सकते हैं। सो हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। विंटर्स में हेमाटोक्रिट और राइज हो जाता है, यानी कि आपका 51% मेल्स में होना चाहिए, 48% फीमेल्स में हेमाटोक्रिट होना चाहिए, ये ऊपर चला जाता है। हाईएस्ट हेमाटोक्रिट बीच आ सकता है, जितना हेमाटोक्रिट ऊपर जाएगा उतने कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हाथ में है कि आपको सर्दियों हो या गर्मियों हो, हाइड्रेशन का स्टेटस वेल मेंटेन रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज खून थिक हो जाएगा, रगों में तकरीबन क्लॉट्स बन सकते हैं। सो वेल हाइड्रेशन कम से कम जो आपके हाथ में है, डिहाइड्रेशन या आप हमाम पे बैठते हैं, ज़्यादा गर्मी से वाटर लॉस होता है तो डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से भी आपका पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। सिमिलरली पॉलीसाइथेमिया और ऐसे हो सकता है कि वाटर पिल्स जब विंटर में तकरीबन अगर ना दी जाए तो वाटर पिल्स से क्या होगा, यूरिनेशन ज़्यादा होगा। यूरिन ज़्यादा होने से आपका हेमाटोक्रिट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि खून थिक हो जाएगा। अगर आप स्मोकर हैं तो पॉलीसाइथेमिया आपका बिगड़ता जाएगा। कॉफ़ी और चाय जो है वो पीने के बाद आपको फिर भी हाइड्रेशन ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी और चाय एक किस्म का डाययूरेटिक का काम करती है, आपको खून को थिक कर सकती है। तो कुछ ट्रिक्स हैं अपने आप को ये बचाने से, आपका वेल हाइड्रेशन रखना, वेल मेंटेन रखना। तो ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आइडिया देने की मैंने कोशिश की है। ट्रीटमेंट पार्ट पे तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक नॉलेज होनी चाहिए कि एक फ्लेबाटमी करनी पड़ती है। फ्लेबाटमी में कुछ जो एक्सेस ब्लड होता है तकरीबन वो निकाल दिया जाता है। 1 पॉइंट से तकरीबन 3% हेमाटोक्रिट फॉल हो सकती है, जिससे आपका रिस्क खत्म हो सकता है। ये जो फ्लेबाटमी करते हैं ये ब्लड बैंक्स यूटिलाइज नहीं करते हैं, इस ब्लड को एज पर द SOPs डिस्कार्ड किया जाता है। जब आप फ्लेबाटमी करवा रहे होते हैं उस टाइम भी आपको हाइड्रेशन का स्टेटस वेल मेंटेन रखना होता है। कुछ कंडीशंस है जैसे COPD या ब्रोंकियल अस्थमा या पर्टिकुलरली ब्रोंकाइटिस वगैरह जो है, COPD पर्टिकुलरली उनमें हेमाटोक्रिट बहुत ज़्यादा भी चला जा सकता है, तो उस सूरत में भी उनको ब्लड लेटिंग करना पड़ता है। पॉलीसाइथेमिया को ट्रीट करने के लिए फ्लेबाटमी करनी पड़ती है। जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि बोलते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। हो सकता है कुछ न कुछ आपको मेरी इन बातों से एक माइंड में एक आइडिया बनेगा, ताकि आपके कुछ ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो टली जा सकती हैं, बची जा सकते हैं। खासकर विंटर्स में हेमाटोक्रिट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग पानी की मकदार कम लेते हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से, और ऑक्सीजन पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। हाँ, अंडरलाइंग अगर डिजीजेस है, COPD वगैरह है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनमें RBCs काउंट और WBCs कम हो सकते हैं, वो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर आपको बेटर डिसाइड कर सकते हैं।